नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। ज्ञानेश कुमार, एसआईआर, मतदाता सूची, ईवीएम, तमाम ऐसे लूप होल्स हैं जिनको लेकर विपक्ष माथापच्ची कर रहा है, सड़कों पर उतर रहा है और कभी-कभी ट्विटर पर लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी ने जो प्लान बनाया है, अगर अब तक कहें तो ये राहुल का सबसे बड़ा प्लान लगता है और इस प्लान की मोदी शाह को भनक भी नहीं लगी। ये प्लान गेम चेंजर हो सकता है। मैं पहले बिल्कुल क्लियर कर दूं, गेम चेंजर हो सकता है, गेम चेंजर होगा ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि राहुल की जो टीम है वो राहुल के प्लान को जमीन पर कैसे उतारती है, इसके बहुत सारे उदाहरण हम लोगों के सामने मौजूद हैं। अच्छे खासे प्लान का सत्यानाश करना कांग्रेस से कोई भी सीख सकता है। ऐसा प्लान 1 लाख गांव, हजारों वर्कर, अगर एक्शन भी शुरू हो चुका है, लेकिन अगर ये एक्शन सही दिशा में हुआ तो ये नतीजे पलट सकता है। पूरे के पूरे नतीजे को ऐसे से ऐसे करने की क्षमता है इस प्लान में। 1 लाख गांव आप सामान्य समझते हैं, मैं 1 लाख तो मोटा मोटा कर रहा हूं, वैसे 1,09,000 के करीब गांव, हर गांव में कांग्रेस की दस्तक, हर गांव में कांग्रेसी बैठेंगे और तमाम ऐसे गांव होंगे, प्राथमिक रूप से कहा जा रहा है कि 22, 24, 25 तमाम ऐसे गांव होंगे जहां राहुल गांधी जाएंगे। उसके लिए बहुत तामझाम की जरूरत नहीं होगी कि बहुत तामझाम होगा, लाखों की भीड़ आएगी। गांव-गांव, जिसको कहते हैं ना कि फिर से नए सिरे से शुरू करना, पार्टी को खड़ा करना, वो काम। और वो भी टारगेट ऑडियंस जैसे होता है वैसे टारगेट मतदाता होते हैं। टारगेट मतदाता कौन से हैं? वो टारगेट मतदाता जो नेहरू के जमाने से राजीव गांधी के जमाने तक कांग्रेस के साथ बने रहे, जो लगातार शुरुआती 40 साल कांग्रेस के साथ समर्पित, बिल्कुल समर्पित रहे। वो सभी मतदाता, वो टारगेट ऑडियंस है, वो टारगेट वोटर्स हैं। तो ये प्लान है तो जबरदस्त। एग्जीक्यूशन मतलब अगर सीधा सीधा कहें एक्शन, एक्शन भी शुरू हो चुका है। अब जमीन पर कैसे आएगा, क्या क्या इसमें कांग्रेसी गुल खिला सकते हैं, ये सब समझेंगे। भाव को जोड़ने के साथ ही साथ खबर भी दिखाना शुरू कर दीजिए। खबर जो ग्राफिक्स प्लेट है उसको पहले लाइए, भाव को साथ साथ जोड़ लीजिएगा और फिर आगे एक एक करके दिखाइए। पहले जो मेन फैक्ट्स हैं, क्या खबर की हेडलाइन है, हेडलाइन देख लीजिए। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में 26 नवंबर यानी आज से हर गांव में चौपाल लगाकर दलितों के साथ संविधान पर चर्चा करेगी। नेक्स्ट आगे बढ़िए। पार्टी बताएगी कि कांग्रेस के शासन में दलितों को क्या क्या मिला जो अब भाजपा की सत्ता उनसे छीन रही है। नेक्स्ट, यूपी के 20 से 22 चौपालों में राहुल गांधी भी शामिल होंगे और दलितों से सीधे बात करेंगे। 20-22 में अभी प्राइमरी लेवल पर है कि 20-22 गांवों में राहुल गांधी भी कार्यक्रम में जाएंगे। कार्यक्रम आज से शुरू हो चुका है। आगे जरा इस कार्यक्रम के इंपैक्ट को समझने के लिए और मोटिव को, दोनों को समझना होगा। दरअसल कांग्रेस इसी के साथ, जो कांग्रेस के कुछ नेता हैं, वो इसको कह रहे हैं कि हम 403 सीटों पे तैयारी करेंगे और अखिलेश यादव से हम कम सीटें नहीं लेंगे, हम 85-90 सीट लेंगे। तो आपकी अपनी आकांक्षाएं बड़ी हों, अच्छी बात है, लेकिन ये डाउट भी पैदा करता है कि कहीं इस चौपाल के आड़ में भाजपा के स्लीपर सेल अखिलेश के साथ संबंध तो नहीं खराब करने पर आमादा हो जाएंगे, ये भी सवाल हम लेंगे इस कार्यक्रम। बिहार के बाद अखिलेश यादव भी इस मोड में है कि लास्ट मोमेंट में सीट का बंटवारा ना हो, वो 6-8 महीने 10 महीने पहले हो जाए कि जिसको जो सीट मिली है उस पर वो काम करे, क्योंकि बिहार में सिंबल उस समय बटा
मतलब सिंबल बटा क्या, फ्रेंडली फाइट की नौबत आ गई। आखिरी दिन नामांकन का था, पता चल रहा है कि सब पार्टियां वहां पर नामांकन कर चुकी हैं एक एक सीट पर। दर्जन भर सीटों पर कांग्रेस और उसके पार्टनर सामने सामने थे। अब ऐसे में इस दलित चौपाल के जरिए अपने दलित मतदाताओं को वापस कांग्रेस के साथ जोड़ने की कोशिश तो होगी, असली कोशिश यही होनी चाहिए जिससे सपा को भी फायदा मिले और कांग्रेस को भी। लेकिन इसके आड़ में कुछ नेता हैं जिनकी जुबान ये बता रही है कि हम 403 पर लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे, वो सत्यानाश करने की भी कोशिश करेंगे। जरा समीकरण क्या है, उस समीकरण को समझना जरूरी है कि आखिर ये दलित चौपाल की तरफ बढ़े क्यों? दरअसल लोकसभा चुनाव में जिन सीटों पर कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस और सपा के गठबंधन में 17 सीट कांग्रेस लड़ी थी और 63 पर थी समाजवादी पार्टी, उसमें एक सीट टीएमसी को दिया था। जिन 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, उनमें अधिकांश सीटों पर बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती के प्रत्याशी को बहुत कम मत मिले थे। वो 50,000 40,000 मतों पर सिमटे, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी। जहां पर समाजवादी पार्टी लड़ी थी, उसमें बहुत सारी सीटें ऐसी थी जहां पर मायावती के प्रत्याशी को 1.5 लाख 2 लाख वोट मिले। कांग्रेस का ये मानना है कि दलित कांग्रेस के साथ कंफर्टेबली मोबिलाइज हो रहा है, या कांग्रेस के साथ रहने पर कंफर्टेबली शिफ्टिंग उसकी हो पाती है। सपा के साथ उसकी शिफ्टिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है। खैर ये बड़ा तकनीकी दांव पेच है, मैं कुछ आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाना शुरू करता हूँ और इंफॉर्मेशन एक एक करके। भैया खबर लाइए, खबर के भीतर थोड़ा चलते हैं, थोड़ा सा बस 2-3 मिनट लगेगा भाव के पास चलने में। अपनी पैठ बढ़ाने के मकसद से कांग्रेस ने 26 नवंबर से दलितों को जोड़ने के लिए चौपाल पर संविधान की चर्चा अभियान शुरू जो है कर दी है। कांग्रेस पार्टी के अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम कहते हैं कि यूपी में दलितों के स्वाभिमान पर लगातार हमले हो रहे हैं। हम उनके बीच जाएंगे और भाजपा की साजिश के बारे में बताएंगे। आंकड़ों के साथ यह भी बताएंगे कि कांग्रेस के शासन में दलितों को क्या-क्या सुविधाएं मिली। दरअसल 2024 में कांग्रेस 15 साल बाद 6 सीटें जीतने में सफल रही। इससे पहले 2009 में उसने अकेले लड़के 18.5% करीब वोट मिले थे उसको और 21 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 19 में ये जो है वोट परसेंटेज आ गया 6.36% पे और सिर्फ एक सीट मिली। राहुल गांधी भी हार गए। 2014 में 7.5% वोट और 2 सीट मिली थी और 2024 में सपा के साथ कांग्रेस गठबंधन जो हुई गठबंधन हुआ, उसमें कांग्रेस को 6 सीट मिली और 9.46% वोट मिले। कांग्रेस का प्रदर्शन बसपा को मिले 9.39% वोट से अच्छा रहा। मतलब बसपा से ज्यादा वोट परसेंटेज कांग्रेस का था। ये बड़ी उपलब्धि बसपा कांग्रेस के लिए थी। आगे चलिए। कांग्रेस ने 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। इसमें 12 पर बसपा को 1 लाख से कम वोट मिले थे। सिर्फ 5 सीटें ऐसी थी जहां बसपा को 1 लाख से ज्यादा वोट मिले, जबकि सपा ने 62 सीटों पर चुनाव लड़ा। इनमें 24 सीटों पर बसपा को 1 लाख से अधिक वोट मिले थे। एक सीट गठबंधन में ममता बनर्जी की टीएमसी को दी थी। आगे चलिए। वो अनुप्रिया पटेल के सामने कमलापति त्रिपाठी के जो है परिवार से उतरे थे मैदान में। रायबरेली, ये देखिए सीटों का मैं सीट जो है वोट अगर क्लियर आपको दिखाएंगे तो तस्वीर और साफ होगी। राहुल गांधी जिस सीट से थे रायबरेली, वहां पर बसपा को सिर्फ 21,624 वोट मिले। अमेठी, फटाफट चलाइए, फटाफट फटाफट फटाफट, टाइम नहीं, फटाफट चलाइए। अमेठी में चलाइए, रुकिए नहीं भाई। अमेठी में 34,534 वोट मिले सिर्फ। बनारस में यहाँ पर 33,766 वोट मात्र मिले। अजय राय यहाँ से प्रत्याशी थे। इलाहाबाद में बसपा को सिर्फ 49,144 वोट मिले, मतलब 50,000 से नीचे सब पे है। देवरिया अखिलेश प्रसाद सिंह हार गए थे क्लोज फाइट में, लेकिन बसपा को सिर्फ 45,564 वोट मिले। कानपुर में बसपा को मात्र 12,000 वोट मिले थे और बहुत कांटे का मुकाबला था, यहां भी हार गई थी हालांकि कांग्रेस। बाराबंकी में मात्र 39,177 वोट। महाराजगंज यहां पर 32,955 वोट सिर्फ मिले थे बसपा को। कुशीनगर में ये सब कांग्रेस जहां पर थी वो हमने दिखाया। कुशीनगर में देखिए
यहाँ सपा के प्रत्याशी थे, यहाँ बसपा को मिले 67,208 वोट। झांसी नहीं, ये ऊपर कुशीनगर भी कांग्रेस की सीट थी, वो सपा गलत लिखा है, 67,000 वोट मिले। झांसी में 63,000 मिले, यहाँ प्रदीप जैन आदित्य चुनाव मैदान में थे। अब देखिए सपा वाली सीटें आई। आजमगढ़ हाई प्रोफाइल सीट और गढ़ है समाजवादी पार्टी का। 1,80,000 धर्मेंद्र यादव भाई अखिलेश के लड़े थे, 1,80,000 वोट मिले। घोसी राजीव राय जहां से जीते, वहां पर 2,09,000 वोट मिले जो है बसपा को। लालगंज में बसपा को मिले 2,10,000 वोट दरोगा प्रसाद सरोज की सीट पर। जौनपुर में 1,57,000, मतलब सब 2 लाख 1.5 लाख से ऊपर है। मिर्जापुर में यही मिर्जापुर सीट है अनुप्रिया पटेल जिससे जीती थी। मिर्जापुर में 1,44,446 वोट। रावर्ट्सगंज यहाँ 1,18,000। सुल्तानपुर 1,63,000। आगे बढ़िए। संत कबीर नगर 1,50,000। 1,50,000। मछली शहर 1,57,000। गाजीपुर अफजाल अंसारी की सीट 1,64,000। हाँ। देवरिया 45,000। ये देवरिया कांग्रेस की सीट आ गई, फिर यहाँ गलत है। समाजवादी पार्टी सलेमपुर 80,599। बस्ती यहाँ पर 1,03,000 मिले। और चंदौली दिखाइए भाई, ऊपर करिए, चंदौली दिखाइए, ऊपर करिए, 1,69,000। तो ये आंकड़े तो सपोर्ट करते हैं कि कांग्रेस के पक्ष में दलित मतों की शिफ्टिंग नजर आती है, आंकड़ों में नजर आती है। आगे बढ़िएगा जरा, आगे बढ़िए। ये 4 इन्होंने जो मकसद रखे हैं, ये भी हम आपको पहले ही बता दें। इसमें पार्टी के जो नेता है वो कह रहे हैं कि गांव कस्बे में जो चौपाल होगी, वहां पार्टी के कार्यकर्ता और नेता संविधान पर चर्चा करेंगे, कांग्रेस के कामों के बारे में बताएंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं से कांग्रेस फीडबैक लेगी ताकि उस पर काम किया जा सके। इस दौरान पार्टी का विस्तार भी किया जाएगा और हर गांव में संगठन को मजबूत किया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सदस्य बनाया जाएगा। राहुल गांधी को कुछ चौपाल में बुलाकर सीधा संवाद कराया जाएगा। इसमें संविधान पर किस तरह चोट पहुंचाई जा रही है इसके बारे में बताएंगे। निजीकरण, संविदा और ठेके के माध्यम से आरक्षण कैसे छीना जा रहा है ये भी बताएंगे। बस अब रुक जाइए। ये यात्रा वैसे तो मुझे लगता है ये चौपाल के शक्ल में जो एक यात्रा गांव 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 चौपाल की होगी, ये अगर गठबंधन पार्टनर के रूप में करे कांग्रेस, तो मुझे लगता है भाव ये बहुत प्रभावी हो सकता है 27 में। लेकिन इसमें क्या खतरे नहीं नजर आ रहे हैं आपको? देखिए आशीष भाई, एक बात मैं बता दूं कि स्लीपर सेल दोनों तरफ है। ऐसा नहीं कि स्लीपर सेल कांग्रेस में है, समाजवादी पार्टी में है। और मैं आपका इसको बेहतरीन उदाहरण बता देता हूं। जब लोकसभा चुनाव संपन्न हुए और भारी तादाद में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। बीजेपी की केंद्र में सरकार यदि बैसाखियों पे है तो उसमें उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा एक कारण है, और दूसरा कारण महाराष्ट्र है जो दूसरे नंबर पे राज्य आता है लोकसभा सीटों में। ऐसे में क्या हुआ कि चुनाव के नतीजे आने के बाद सरकार भले ही केंद्र में एनडीए गठबंधन की बनी, मोदी जी की बनी, लेकिन कांग्रेस ने धन्यवाद रैलियां चालू की उत्तर प्रदेश में कि जहां जहां जीते, समाजवादी जीते, कांग्रेस जीते, जहां भी जीते वहां धन्यवाद रैली करना। आपको बता दूं 2 रैलियां हुई, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने इतना प्रेशर लाया कि वो रैलियां बंद करवा दी गई और ये बोला गया कि नहीं, आप नहीं लाओगे। अब मुझे बताओ, चुनाव खत्म होने के बाद, नतीजे आने के बाद, यदि कांग्रेस धन्यवाद रैली निकालती है तो उसमें समाजवादी पार्टी को क्या तकलीफ थी? ऐसा तो है नहीं कि समाजवादी पार्टी को कांग्रेस का मत ट्रांसफर नहीं हुआ होगा। ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस को ही समाजवादी का मत ट्रांसफर हुआ, उनके जो 30-35 आ गए उसमें भी तो कांग्रेस का कुछ शेयर होगा। यदि दोनों की नियत साफ है, देखो गठबंधन में विश्वास होना चाहिए आशीष भाई। यदि विश्वास ही नहीं है, अविश्वास बना रहे, और ये दोनों तरफ से स्लीपर सेल जो है ये अविश्वास बनाए रखते हैं, और ये अविश्वास की बुनियादी है कि आपको आखिर तक लड़ाई होती है। आप देखिए क्या राहुल गांधी और तेजस्वी दोनों ने मिलके मतदान अधिकार यात्रा नहीं निकाली थी?
क्या उस यात्रा को वो मिला था? तब उस यात्रा के दौरान किसी को लगा था कि इन दोनों पार्टियों में कुछ गड़बड़ होगी? लेकिन जब तक टिकट का बंटवारा शुरू हो गया तब तक कौन एक्टिव हो गया? कौन था ये शादी.com वाला आलू वाला कौन है? किसका आदमी है ये किसके कहने पे करता है? जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन यदि अपने आप को बहुत कांग्रेस के लॉयल समझते हैं तो वो इसका जवाब दे। ये मिसफायर क्यों हुआ? क्यों अविनाश पांडे को वहां भगाना पड़ा? क्यों अशोक गहलोत को लाना पड़ा? अशोक गहलोत नहीं आते तो ये गठबंधन टूट ही गया था। जो 35 आई वो भी नहीं आती। क्यों हुआ ये अविश्वास का वातावरण क्यों? राहुल गांधी के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो दिखाई देता है मुझे आशीष, पूरी लड़ाई लड़ते हैं वो, पूरी लड़ाई लड़ते हैं, पूरी ताकत से लड़ाई शुरू कर देते हैं और जब निर्णायक स्थिति में चीजें पहुंचती है तब वो विड्रॉ हो जाते हैं। आज के डेट में लड़ाई किसी से शुरू करवाओ लेकिन निर्णायक स्थिति में खुद खड़ा होना पड़ता है ताकि तोल मोल भाव ठीक हो। आज जो स्टैटिस्टिक क्या बताता है? स्टैटिस्टिक ये बताता है कि दलित मतदाता आज भी समाजवादी से दूरी बनाए हैं। क्लियर कट है। और मायावती एक मंजी हुई खिलाड़ी है। आपने मायावती जी को देखा होगा, मायावती जी जब भी प्रहार करती है हमेशा समाजवादी पार्टी पे करती है। वो कांग्रेस को गाय बाय साइड में घेर लेती है लेकिन उसका मेन फोकस समाजवादी पार्टी रहता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि उसका मतदाता समाजवादी पार्टी के नाम पे ही उसके पास आएगा। अब ये कांग्रेस का ये जो रैलीज है, जो लगातार चौपाल है, कांग्रेस कुछ नहीं करेगा जो बहुजन समाजवादी पार्टी का यदि उन्होंने मतदाता खिसका दिया। आप बताइए जहां 1,60,000 1,70,000 या जो वोट पैटर्न आपने देखा बीएसपी का, वहां यदि वो 50,000 पे आते तो नतीजे क्या होते? क्यों नहीं आ पाए 50,000? क्यों जहां कांग्रेस लड़ी वहीं पे खेल हुए? 16 सीटें हैं। 16 सीटें 16 सीट जिताई थी मायावती। बीजेपी को 16 सीटें मायावती जी ने दिलवाई है। वो 16 माइनस हो जाती तो शायद सरकार बनती भी नहीं केंद्र में, बहुत मुश्किल हो जाता। ये बैसाखियां भी चरमरा जाती। तो समाजवादी को यह भी देखना है कि जहां दलित मतदाता ज्यादा है वहां खुले मन से आपको कांग्रेस को सीटें देनी होगी। सवाल गठबंधन के जीत का है, सवाल मेरा जीत और तेरा जीत का नहीं है। मेरा मैं तेरा तू देखते रह जाएंगे तो फिर वो बिहार हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। आपको देखना ही होगा कि यहां कौन जिताऊ उम्मीदवार है, कौन किसका काट करता है। यदि बीएसपी का वोट वहां पे 1,60,000 है, 1,70,000 है, 2 लाख है, तो वहां यदि कांग्रेस में दे जाओगी तो बीएसपी 50 पे आ जाती है और गठबंधन का वोट बढ़ जाता है। हो सकता है कि कांग्रेस के सिंबल पे आप समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार खड़ा करें। जो स्ट्रेटेजी बीजेपी अपनाती है, उन्होंने राणी के लड़के को शिवसेना से एकनाथ शिंदे के पार्टी से खड़ा करवा दिया। ये एडजस्टमेंट क्या होता है? उनको मालूम था कि यहाँ वोट कोकण में जो वोट है वो किसका है। हम देंगे उसको, लड़ेंगे तो शायद सीट चली जाएगी। और इंडिया गठबंधन में जो हुआ, जो चुनाव हुए उसका ही विश्लेषण करके ही बता सकते हैं आगे। सांगली की सीट सारी दुनिया जानती थी कि वो कांग्रेस का गढ़ है भैया, कांग्रेस को छोड़ दो। अड़े रहे संजय राउत, अड़े रहे, शिवसेना को हवा देते रहे और लड़ लिया वो, किसी भी हालत में हमको चाहिए। क्या हुआ? कांग्रेस का उम्मीदवार इंडिपेंडेंट लड़ा, उसको पार्टी से निकाल दिया। वो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार भी जीत के आया, विशाल। तो ये आपको देखना होगा कि मात्र नंबर नहीं चाहिए, सिर्फ जीतने वाले लोग चाहिए। आप नंबर के चक्कर में जाओगे भैया, देखो बड़ा भाई तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश ही होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुख्यमंत्री तो अखिलेश को ही बनना है। जब ये सब पता है तो फिर इस प्रेशर में क्यों आना? मैं तो आपको चुनाव के बाद की बात बता रहा हूं। चुनाव के नतीजे आने के बाद तो उत्साह होना चाहिए था पूरे उत्तर प्रदेश में, लेकिन 2 जगह धन्यवाद प्रस्ताव रैलियां हुई, उसके बाद बंद हुई। उन्होंने कहा कि भाई अरे आपके भी सांसद आ रहे हैं रैली में, आपके भी कार्यकर्ता आ रहे हैं,
जहां समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार जीता वहां पे भी धन्यवाद रैली होनी है। नहीं बात अच्छा, ऊपर जाके दिल्ली में कंप्लेंट कर बैठे, उत्तर प्रदेश वालों को बंद करना पड़ा। अब क्या कहेंगे, बाद में करेंगे, बोला वो अभी तक नहीं हुआ, 29 का चुनाव आ जाएगा। ये अविश्वास क्यों, ये डर किस बात का? अविश्वास है, वहां गठबंधन नहीं होता, मत ही आपके वोट ट्रांसफर नहीं होंगे। ऊपर ऊपर आप बैठ के साथ में चाय पियोगे और लालू यादव ने नॉनवेज बनाया और राहुल गांधी ने खाया, नतीजा क्या निकला? 35। जब तक गांव के जो मतदाता, वो जो कार्यकर्ता इकट्ठा नहीं बैठ के खाना खाएंगे, तब तक ये काम नहीं होगा। और ये इसलिए नहीं होगा कि ये जो बयानबाजी हो जाती है, भाई आप करो ना, आपको ये बोलने की क्या जरूरत है कि हम इस बार ज्यादा सीट लेंगे? क्या बोलने की जरूरत है? ये आला कमान पे छोड़ो ना, ये क्यों उत्साही, ये बार बार अविश्वास बनाने के लिए ये जो जितने भी बयानबाज है, ये बीजेपी के पेरोल पे है, ये पार्टी का भला नहीं कर रहे। अभी 2027 में चुनाव है, वहां पे टाइम है ना, आज से क्यों तलवारी खींचना है? चुनाव के 4 महीने पहले, चुनाव के 4 महीने पहले सब वो तय होगा किसको ज्यादा सीटें, क्या सीटें। और यदि सीट कांग्रेस जीतती है ज्यादा, तो क्यों नहीं कांग्रेस को वो सीटें छोड़नी चाहिए? ठीक है, समाजवादी का पार्टी का उम्मीदवार पंजाब पे लड़ लो। आपको क्या लगता है टीएमसी का उम्मीदवार जो लड़ा त्रिपाठी परिवार से, वो तो आशीष जी, वो आपका क्षेत्र है, पूर्वांचल। आप मुझे बताइए, यदि वो पंजा या उस पे होता, साइकिल पे होता, तो सीट निकल जाती। यही तो प्रॉब्लम है, यही पर अब जहां पे आए प्रॉब्लम, मतलब एक सीट आपने गला दी सिर्फ ईगो में। साइकिल पे जब ममता बनर्जी को दे दिया अखिलेश यादव ने, यहाँ पर अखिलेश यादव ने उस चुनाव में बहुत 17 सीटें कांग्रेस को भी उसके औकात से ज्यादा दी थी। टीएमसी का कुछ नहीं था, टीएमसी का कुछ भी नहीं था, लेकिन ललितेश टीएमसी में थे, वो सीट ललितेश को अखिलेश देना चाहते थे। ललितेश से मेरी बात हुई आशीष जी, ललितेश जी कोई टीएमसी में से, तो समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेने में 2 मिनट लगते थे। यदि नारायण राणे का लड़का सुबह उठ के जाके एकदम एकनाथ शिंदे के पार्टी का सदस्यता लेता है और गमछा गले में पहनता है, हो गया। गमछा ही तो पहनना है ना, जिला अध्यक्ष के सामने ही गमछा पहना दे। यहाँ पर वही कह, दीदी का ईगो, अब सबके ईगो, यहाँ पर ईगो बड़ा है ना इंडिया अलायंस में। वहां पर क्या है कि मोदी के सामने किसी का ईगो ही नहीं है, वहां एक का ईगो है, मोदी और शाह का ईगो। नहीं, दूसरी बात है ना आशीष, यहाँ सब मालिक है। ये दूसरी बात है कि वहां कानाफूसी करने वाले कोई है नहीं। इनका कोई स्लीपर सेल बीजेपी में नहीं है, इनका कोई स्लीपर सेल किसी और पार्टी में नहीं है, सब चुपचाप बैठे हैं। सारा प्रॉब्लम जो है वो इन इंडिया गठबंधन के लोगों का है। क्यों उस टाइम पे, मतलब अभी सीट बंटवारे में क्या हम ज्यादा सीटें लेंगे, क्या जरूरत है बोलने की भाई? मैं इसमें एक चीज और जोड़ूंगा भाऊ, और मैं ये कहता हूं कि यदि ये जो कांग्रेस की चौपाल है, मैं और ब्रॉड इसमें जाता हूं, मैं मतलब बीच में इंटरवेन कर रहा हूं मैं, यदि कांग्रेस की ये चौपाल होती है दलित मतदाताओं को समझाने के लिए, संविधान कहाँ हो गया, वो सब अपने जगह पे है, उसमें यदि लोकल समाजवादी का अध्यक्ष आके बैठ गया तो क्या बुरा है? क्या बुरा है? क्या होगा? लेकिन ईगो होगा, हम हमारा करेंगे, तुम तुम्हारा करोगे, वो नहीं होता ना। वहां पे किसी, मतलब कल अनुसुईया पटेल भी अपना एक रैली करेगी तो उसमें अमित शाह जाएंगे। तो ये आपको ये देखना होगा कि आपको टोटल जब आप प्लानिंग करते हैं, क्योंकि ये देखिए 2027 का मीटर अभी से डाउन हो गया है। सीट बंटवारे का तो भला ही आप 4 महीने पहले तय कर लो, लेकिन स्ट्रेटेजी तो आज तय करनी होगी। यदि मायावती जी लगातार हुंकार भर के फिर से एक बार, देखिए बिहार में जो चुनाव आयोग का खेल हुआ, ये सब हुआ, एसआईआर क्या हुआ, ये सब हम जानते हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पे प्रोजेक्शन क्या हो रहा है सब दूर। लालू के जंगल राज के खिलाफ वोट हुआ। अब जिन्होंने वोट किया उन्होंने लालू का जंगल राज देखा भी नहीं। फिर 10,000 रुपए जो ट्रांसफर हुए उसने वोट दिया। ये प्रोजेक्शन बनाया जाता है। उसी तर्ज पर
समाजवादी का गुंडा राज ये फिर से एक बार नया, ये पूरा इस भूत को फिर से एक बार जिंदा करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि दलित बिल्कुल कटे। मायावती जी का पूरा प्रयास रहेगा कि इतना फोकस करो, इतना फोकस करो कि कांग्रेस साथ में है तो कांग्रेस को भी वोट नहीं मिलना चाहिए। एग्जैक्टली मायावती एक्टिव हो चुकी और एग्जैक्टली तो हमें इधर जो बाकी लोग हैं, इंडिया गठबंधन के लोगों का काम है कि वो दलितों को, यदि कांग्रेस के साथ दलित है तो कांग्रेस को फ्रंट पे रख के दलितों के साथ खेले। बताएं मायावती जी ने क्या किया दलितों के साथ, चलो फिर होने दो। मायावती जी ने क्या किया और कांग्रेस ने क्या किया, छोड़ दीजिए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के कहने पे वोट दीजिए। यदि ये हुआ तो क्या हुआ भाई, कल कांग्रेस ये भी तो कह सकती है, यही आरोप लगेगा ना कि आप फिर यादवों के हाथ में सत्ता देंगे। सत्ता यादवों के हाथ में होगी लेकिन अंकुश हमारा होगा। नहीं, उसमें और भी चीजें हैं, और भी। अगर मैं कह रहा हूं कि चौपाल को समझाना ही है, ऐसा कुछ नहीं, यही नरेशन मीडिया के जरिए ही बनाया था। जो लालू के शासन में हुआ उससे ज्यादा बुरी स्थिति इस समय जो योगी आदित्यनाथ के समय में दलितों के साथ हुआ है उत्तर प्रदेश के आज तक की राजनीति में किसी भी मुख्यमंत्री, चाहे भाजपाई मुख्यमंत्री हो, चाहे राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री रहे हो, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, बिल्कुल मुख्यमंत्री रहे लेकिन रहे कल्याण सिंह प्रॉब्लम रहे क्या है, भाजपा के। प्रॉब्लम क्या है, आज मायावती को सड़ेतोड़ जवाब देने के लिए कौन सामने आ रहा है? समाजवादी पार्टी ट्विटर पे है क्या? समाजवादी पार्टी के पास एक सेल है, एक डिपार्टमेंट होना चाहिए कि सारे आरोपों के, आज आरोप लगाए कल स्टैटिस्टिक दिए, आज आरोप लगाए कल स्टैटिस्टिक दिए। आपके पास मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है, ठीक है, सोशल मीडिया है, पार्ट दो सब दूर। जब बाकी लोग बीजेपी के खासकर आईटी से फरेब परोसने में आगे रहते हैं, आप तो सच्चाई भी परोस नहीं पा रहे, ये दुर्भाग्य है। सच दिखाना है, जितने दलितों पर अत्याचार जितना हुआ है योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में, कोई मुख्यमंत्री मुझे डेटा लेकर के आए, मैंने भाजपा कहा जो कि किसी मुख्यमंत्री कार्यकाल में हुआ। देखिए यादवों ने जो दमन किया उससे कई गुना ज्यादा ठाकुरों का दमन है। और जो ठाकुरवाद चल रहा है अभी उत्तर प्रदेश में, इसके आगे बाकी सारे जितने भी वाद है वो कुछ भी नहीं सामने दिखाई देते, सब फीके हो जाते हैं उसके सामने। मैं वही बात कर रहा, दो तीन चीजें हैं इस पर। मुझे लगता है जो आपने कहा कि अभी सीट बंटवारा हो सकता है, अभी बात ही क्यों करना, मैं ये कहता हूँ बात करना है अभी कर लो, लेकिन अभी कौन करेगा? ये नीचे जिनकी औकात नहीं है वो नहीं करेंगे ना, टॉप लेवल पर जिनकी औकात खुद की सीट की मालूम नहीं है, खुद अपनी सीट की नहीं है, वो बता रहे 403 पे हमारी तैयारी है, ये तय करने का काम जैसे ही वो 403 की तैयारी बोलते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया इंडिया गठबंधन तोड़ देता है, तोड़ देती है। टूट गया 403 पे वो लड़ेंगे तो अखिलेश क्या 100 पे लड़ेगा? टूट गया। और पब्लिक में भाई इतना कौन बोल होता है, पब्लिक में बात रहा है? जाती है में मामला ठीक नहीं है, मैं कई बार एक किस्सा सुना चुका हूं, फिर एक बार दोहराता हूं। सर सेठ हुकुमचंद थे, इंदौर में कॉटन किंग कहलाते थे, बिरला जी को खड़ा करने वाले हुकुमचंद सेठ है। उनकी एक टेक्सटाइल मिल थी, हुकुमचंद मिल। अब वहां पे कोई यूनियन नेता था, उसने कहा कि बोनस चाहिए, उन्होंने कहा कोई बोनस वोनस नहीं देंगे। वो पूरे रास्ते में गांव में भोंगा लेके टांगे में घूमता रहा कि दिवालिया हो गया, हुकुमचंद दिवालिया हो गया। शाम को हुकुमचंद जी के यहाँ दरबार लगा और पूरे बाहर, मतलब इंग्लैंड का भी कॉटन का ट्रेड वो संभाल सकते थे, इतनी बड़ी हस्ती थी। उसके बाद सब टेक्सटाइल मिल, मतलब टेक्सटाइल के व्यापारी बैठे थे, उन्होंने कहा कि सेठ जी दही मारो उसके मुंह पे कुछ पैसा, पूरे गांव में बदनाम कर रही है, बोल रही हो कि हुकुमचंद दिवालिया हो गया। हुकुमचंद जी ने हंसते हुए कहा, बोले कौन बोल रही है? रामलाल, बिरला बोलियो तो जानू, जब बिरला बोलेगा कि हुकुमचंद दिवालिया होगा तब तिजोरी खोल के दिखाऊंगा ना। ये कौन है जो बोल रहा है जिसकी औकात है? वही यहाँ पे सीट बंटवारे में जो बोल रहा है कि सीटें 300 पे लड़ेंगे, तेरी औकात क्या है पहले बता। तू तेरी सीट की गारंटी दे रहा है आज लिखित में, मैं तो लड़ ही रहा हूं भाई। उत्तर प्रदेश में तो एक ही आदमी ने अभी तक गारंटी के डंके की चोट पे कहा मैं लड़ रहा हूं, और उसके ऊपर हमने एक एपिसोड भी किया था, ब्रिजभूषण शरण सिंह।
उसने कहा टिकट दो ना दो मैं तो लड़ रहा हूँ। ऐसा कौन है बोलने वाला कांग्रेस का, मैं लड़ रहा हूँ भैया और इस बार 300 पे लड़ेंगे, मेरी भी सीट पक्की है, चलो मैं यहाँ से लड़ रहा हूँ, आज ही डिक्लेयर करता हूँ। फिर तो जब अभी आप ये बात, अच्छा होता क्या है, अखिलेश और राहुल कभी सीट पे बात नहीं करेंगे अभी, उनको भी मालूम है कब बात करनी है। नहीं मुझे कल लगता है ना बाबू कि मुझे हाँ लगता है कि बात करनी चाहिए। इन लोगों को मालूम ही तो नहीं है, मालूम होता तो सिंबल बांटने के दिन टिकट बांट रहे होते, मतलब वो सीट बांट रहे होते नहीं नहीं बिहार नहीं, में। मैंने वही तो कहा, ये राहुल गांधी को यदि उत्तर प्रदेश में लोकसभा के नतीजे चाहिए तो उन्हें आखिर तक फ्रंट पे ही खेलना होगा, फ्रंट पर रहना होगा। लड़ाई शुरू करवा के सारी व्यवस्था करवा के सेनापति के हाथ में नहीं देना होगा, क्योंकि इनके सारे सेनापति जो है उन हाथियों जैसे है जो अपने ही सेना को रोनते हैं। अच्छा, और स्ट्रेटजी के लेवल पे भी जैसे बात आई कि अगर ये चौपाल गांव गांव करते हैं तो सपा के भी वहां का लोकल लीडरशिप हो, जिलाध्यक्ष हो, होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन होना ये चाहिए। भी स्ट्रेटजी के लेवल पे जब ये प्लान किया गया तो इस प्लान के समय ही अप्रोच भी होना चाहिए था कि हम ये करने जा रहे हैं भाई, हाँ तुम बड़े भाई हो यूपी में हमारे, करने जा रहे हैं, तुम अपनी भूमिका बताओ, साथ चलोगे हम अकेले करें, अगर चलोगे तो बहुत अच्छा होगा, कदम मिला करके चलेंगे। वो वहां पर नहीं फेस नहीं, लाल टोपी भी प्रॉब्लम क्या है रहेगी। आशीष, प्रॉब्लम क्या है, मैं जितना अखिलेश की टीम को समझ पा रहा हूँ, जितने अपने जो मुझे कांग्रेस में जो सोर्सेस है, जो अंदर तक की खबर जो अपने पास आती है, कई बार अप्रोच करने पे बोला जाता है कि नहीं नहीं अभी नहीं करना है, अभी रुको, अभी रुको, पूरा प्लानिंग करेंगे, और ये होने नहीं देते, क्योंकि अखिलेश के इर्द गिर्द भी वही लोग हैं जो नीतीश के इर्द गिर्द है। मैं आज अखिलेश जी को पूछना चाहता हूं, धन्यवाद यात्रा क्यों बंद करवा दिया आपने, इतना ही बताइए। धन्यवाद ही तो दे रहे थे, धन्यवाद देने से कौन सी आपकी सीट कम हो रही थी और कौन सी सीट बढ़ रही थी? एक एक प्रॉब्लम उसकी है, उसकी बेसिक प्रॉब्लम है, जितने इंडिया अलायंस की कमजोरी की सबसे बड़ी वजह एक है, सबसे बड़ी वजह जितनी रीजनल फोर्सेज हैं, ये तो बहुत बार हम लोग कह चुके हैं कि अगर इतिहास देश का समझना हो तो दो लाइन में समझ सकते हैं, बीजेपी के साथ जो गया बीजेपी उसको खा गई, और हाँ, कांग्रेस के साथ जो आया वो कांग्रेस को खा उसने गया, कांग्रेस को खा गया, बस। आ गया। जितनी देश में रीजनल फोर्सेज हैं, जितनी रीजनल फोर्सेज, ये सब कांग्रेस को डाइजेस्ट करके ही खड़ी हुई, सब कांग्रेस को खाई और खड़ी हुई, मतलब किसी भी तरह से कांग्रेस के खिलाफ आकर के, कांग्रेस से लड़ के, जैसे भी। तो सभी रीजनल पार्टीज के मन में एक भय रहता है कि भाजपा छोड़ो, इनसे तो लड़ाई चलती रहेगी आज नहीं कल। कांग्रेस से ज्यादा अगर कहीं कांग्रेस को हमने लिबर्टी दी तो ऐसा ना हो कि हमारी जमीन कांग्रेस रजिस्ट्री करवा ले, बैनामा करवा ले, ये भय हमेशा रहता है। अच्छा, कांग्रेस को के साथ दिक्कत क्या है, कांग्रेस कांग्रेस ऐसे लीडर्स और नीचे वाले जो छुट भैया हैं, ऐसे ऐसे छुट भैया कांग्रेस में बैठे हैं कि वो ये टारगेट नहीं करते हैं कि चलो 40 सीट जीत ले तब हम अगली बार आगे बढ़ेंगे, वो कहते 403 ही जीतेंगे, या तो 403 जीतेंगे नहीं तो 6 जीतेंगे, जैसे भाई बिहार में जीते। बिहार में क्या हुआ, जब कांग्रेस कम सीटें लड़ती है तो ज्यादा जीतती है, ज्यादा लड़ती है तो कम जीतती है। जब 41 जब सीटें आई थी या कुछ आई, जब ज्यादा नंबर था, मतलब पिछले दिनों में तो क्या कांग्रेस वहां राज करती थी, वो तो खत्म हो गया, अब तो वो इतिहास हो गया, अब इतिहास भी लोगों को पढ़ने लायक नहीं रहा हो, तो उनका स्ट्राइक रेट ज्यादा है। अब इस बार भी देखिए 6 पे आ गई। अब इसमें आप कहो चुनाव आयोग ये सब अपने जगह पे सही है, लेकिन कुछ गलतियां तो पार्टी की भी है, कुछ गलतियां आरजेडी की भी है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। और अब इससे देखिए मैं सीखते नहीं। आंकड़ा, प्रॉब्लम क्या है, इससे सीखते नहीं, गलतियां होती है सबसे आशीष जी, सीखना चाहिए, गलतियां हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, इससे हम सीखते हैं, ये सीखते नहीं है। कांग्रेस को जिनने डुबाया गुजरात में उसको बिहार दिया, अब उसको आसाम और बंगाल भी देंगे। मैं भी ये प्रॉब्लम एक डेटा और हाँ रख दूं चलते चलते। 2022 में प्रियंका गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ऑल टाइम सबसे भयंकर सर्वनाश सत्यानाश हुआ प्रियंका हुआ। गांधी के, 2.25%, 2.5% वोट पे आ गई, 2 सीट, 399 सीट लड़ी थी, 399, जो 403 लड़ने कह रहे हैं, 4 सीट और बढ़ा रहे हैं, 399 लड़ी थी 22 में, 2 जीती थी और 4 पे नंबर 2 आई थी।
बाकी कहीं पर 600, कहीं 800। सलमान खुर्शीद बहुत बड़े नेता हैं, यहाँ पर वही डील करते हैं। वो उस समय 2024 में गठबंधन वाले पैनल में थे। अब ये कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि उस आदमी को पैनल में डाले हो जो अपनी पत्नी को 1300 वोट दिलवा पाया था। 1300 वोट पत्नी को, वो गठबंधन तय करेंगे। 2024 का आंकड़ा बता दूं, 24 में 17 सीट पर लड़े, 6 जीते, करीब करीब 1/3 जीते। अब ये जोड़ रहे हैं कि 17 पचे 85, एक लोकसभा मतलब 5 विधानसभा, 85 तो हम चाहिए हमको। तो 85 चाहिए, तो उस हिसाब से तो कहें कि 6 जीते हो, 6 पंचे 30, ये भी तो गणित है। 30 पे लड़ लो, तुम्हारी औकात 30 जीतने की है। अब 85 विधानसभा सीटें जो 17 लोकसभा में आती हैं, उसमें 39 विधानसभा सीटों पर लीड किया था कांग्रेस ने। लीड 39 पे किया था। इनके मैथमेटिक्स से तो 30 मिलनी चाहिए, लेकिन 39 पे लीड किया था। 39 पे लीड किया था। अगर कांग्रेस 60 सीट मांगे, एकदम जेन्युइन 60 में हो सकता है सपा से अच्छा स्ट्राइक रेट ले आवे, अगर ज्ञानेश कुमार की कृपा न रही तो। 60 में हो सकता है, क्योंकि 39 पे वो लीड की थी। 60 में हो सकता है कि वो 55, 56, 57 सीट जीत ले, 50 सीट जीत ले। लेकिन कहेंगे हमको चाहिए 85। अब जहां पे आपका कुछ नहीं, वहां 85 क्या करोगे आप? उस आओ प्रैक्टिकल ग्राउंड पर ना, कि जहां पर आप 2 सीट जीते थे, 2% वोट पाए थे। इसी में कांग्रेस इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। ये आपस में ही नंबर के चक्कर में, और आशीष भाई ये नंबर के लिए प्रेस कौन करता है? ये सब उधर से चलता है। एक ही आदमी के यहां से ऑर्डर आता है, इससे नीचे लड़ना ही नहीं। एक ही आदमी लगातार कांग्रेस, और यदि आरजेडी में सिंबल तय नहीं हुए, इसके लिए आरजेडी और कांग्रेस के स्लीपर सेल जिम्मेदार है। पक्का पक्का पक्का, बिल्कुल जिम्मेदार है। पर राहुल पे दया आती है, क्योंकि राहुल बहुत मेहनत करता है, वो मेहनत वेस्ट जाती है, किसी काम की नहीं। पूरी सब्जी लेके आता है मार्केट में, सब्जी काटता है, सारी व्यवस्था करवा देता है, तेल केसर जो जो चाहिए सब ला देता है, दूध ला देता है कि बस अब केसर के साथ बढ़िया रबड़ी बनेगी। और सब कुछ करने के बाद किचन में जब खड़ा होना है, चला जाता है। कोई केसर बेच देता है, कोई शक्कर बेच देता है, उठा के नमक डाल देता है दूध में, दूध फट जाता है और फिर पूरा खाना बिगड़ जाता है। और लोग राहुल जी कहते कि देखिए कैसा हो गया, मैंने इतनी मेहनत की थी। अरे मेहनत तो करी भाई, जब केसर डलना था वहां खड़ा होना जरूरी है। मालिक, तुम्हारे यहाँ केसर बेचने वाले बहुत है। चलिए, कुल मिला के आखिर में इतना है कि प्लान तो बहुत अच्छा है। 1,09,000 के करीब गांव है उत्तर प्रदेश में। 1,09,000 चौपाल। अगर एक चौपाल में मात्र 25 आदमी बैठे, तो आप समझ लीजिए कि डायरेक्ट करीब 25-30 लाख लोगों को जोड़ लिया आपने। 30 लाख लोग सीधा डायरेक्ट संवाद। 30 लाख बहुत बड़ी संख्या होती है। अगर सफलतापूर्वक किया, कागजों के बजाय जमीन पर किया, गांव में वाकई किया, गांव में लोगों को जोड़ा, और उन्हीं लोगों को उसमें बिठाओ जो संविधान पे बोल पाए, जो लोगों को कन्विंस कर पाए। जबरदस्ती लोगों को लेने के लिए मत लाइए। जबरदस्ती कि भाई प्रियंका जी आई नहीं, प्रियंका जी नहीं रहेगी तो कैसा होगा, प्रियंका जी तो आनी चाहिए, नहीं तो नहीं होगा कार्यक्रम, ये मत करिए। यदि प्रियंका जी बोल पाई संविधान पे तो उनको लाइए। संविधान पे बोलने वाले बहुत लोग हैं, उनको उपयोग में लाइए, उनका उपयोग करिएगा। कन्विंस करने वाला हो, संवाद स्थापित करने वाले लोग होना चाहिए, कि जो लोगों के मन में बात उतरे। बिल्कुल बिल्कुल। ये अब खैर शुरुआत हुई है, देखते हैं। अभी तो शुरुआत हुई है, देखते हैं अब क्या करते हैं कांग्रेस के लोग सब धुरंधर, क्या करते हैं। ये इंटरनल रिपोर्ट भी हम लोग तक आती ही रहेगी। आप तक भी कुछ आएगी रिपोर्ट, सब भी निकालेंगे, तो हम वो भी लाएंगे कि हकीकत क्या है। फिलहाल इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।